डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्ते। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सिद्धि त्रिवेदी, विषय हिंदी। इकाई 5 के अंतर्गत हमने अभी तक जो पढ़ा वह है उद्देश्य, प्रस्तावना, सेवा सदन युगीन भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य, भारतीय समाज की वर्ग संरचना और मध्यम वर्ग की स्थिति, प्रेमचंद की सामाजिक चिंता नारी मुक्ति के संदर्भ में। और आगे पढ़ेंगे सेवा सदन में विवाह संस्था, विधवा समस्या, वेश्या समस्या, सेवा सदन में अभिव्यक्त अन्य समस्याएं, सारांश, अभ्यास, प्रश्न। प्रेमचंद जी की सामाजिक चिंता तो हमने देखी कि नारी के प्रत्येक पहलुओं से वह जुड़े रहे हैं। एक भी समस्या युक्त पहलू से प्रेमचंद जी अछूते नहीं रहते हैं। उन्होंने चाहे दहेज समस्या हो, चाहे बाल विवाह हो, अनमेल विवाह, वृद्ध विवाह या कोई भी दूषण हो, सब चीज़ों में उनकी चिंता मुख्य रूप से रही है। और यही सारी चिंता, यही सारी देखी हुई बातों की कलम उन्होंने सेवा सदन में और अपने अन्य उपन्यासों में भी चलाई है। अब सेवा सदन में विवाह संस्था। सेवा सदन में विवाह संस्था के अंतर्गत प्रेमचंद ने नारी पराधीनता के लिए एक बड़ा कारण केवल विवाह संस्था को माना है। कैसे? विवाह संस्था यानी कि एक हमारे भारतीय समाज की युवक और युवती के विवाह करने की क्रिया, और इस क्रिया के अंतर्गत ये विवाह संस्था प्रत्येक वर्ग की, प्रत्येक धर्म की बनी हुई है और उस संस्था के नियमों से जुड़ के वह विवाह पूर्ण करते हैं। जैसे कि हमारी विवाह संस्था हिंदू धर्म की है अलग से, मुस्लिम संप्रदाय की अलग से है। इस तरह भारतीय समाज की विवाह संस्था को केंद्र में रखकर प्रेमचंद जी ने नारी समस्या को उद्घाटित किया हुआ है। आपको लगेगा किस तरह विवाह संस्था से नारी की समस्या कैसे जुड़ी हुई है? तो प्रेमचंद जी सेवा सदन में लिखते हैं कि हिंदू विवाह प्रथा स्त्री पुरुष प्रेम के अलावा धर्म से जुड़ी हुई मानी गई है। यानी कि यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से एक बात उभर कर सामने आती है। उस समय, ये तो 21वीं सदी है और ये सदी में तो ये सारी बातें काफ़ी हद तक बदलाव के रूप में पाई गई हैं, लेकिन देखिए, ध्यान दीजिए, ये उस समय भी प्रेमचंद जी जब लिखते हैं कि स्त्री पुरुष प्रेम के अलावा, यानी कि यहाँ स्पष्ट रूप से उन्होंने ये बात अपनी लेखनी में लिखी है कि लव मैरिज का कोई स्थान नहीं है। लव मैरिज सोचना भी महापाप है। तो प्रेम विवाह स्त्री पुरुष करें यह गुनाह है, लेकिन उसके अलावा धर्म से जुड़ी हुई, समाज की रीतियों से जुड़ी हुई, इन सारी बातों से जुड़ी हुई विवाह संस्था ही सबसे बड़ी समस्या का कारण मानी जाती है। कैसी समस्या? स्त्री की समस्या से। स्त्री को उस समय ये मुक्ति नहीं थी कि वह अपने मनपसंद पात्र के साथ विवाह कर सके।
स्त्री को पुनः विवाह करने की भी कोई मुक्ति नहीं थी। अगर विवाह के पश्चात काफ़ी सारे प्रश्न उठते हैं, समस्याएं आती हैं, तो उस विवाह से निकलने के लिए भी स्त्री के जीवन में कोई आधार या कोई मुक्ति नहीं दी जाती थी। एक बार विवाह हो गया सो हो गया, उससे निकलने का उस समय कोई रास्ता शेष नहीं था। अगर उस विवाह से निकला जाए या विवाह उपरांत पति से न बनने के कारण, अनबन रहने के कारण या अपने मनपसंद पात्र के साथ अगर स्त्री को पकड़ा जाए तो वह उल्टा, दूषित और वेश्या तक कहलाती थी। और कहलाती क्या थी, उसको रास्ता वही का ही दिखाया जाता था। ये सेवा सदन में प्रेमचंद जी ने स्पष्ट रूप से उभारा है कि इसीलिए तो वो चिंतित थे नारी स्वाधीनता के लिए, नारी मुक्ति के लिए। नारी मुक्ति के संदर्भ में वह चिंतित रहते थे कि ये क्या बात हुई कि दोनों सिमिलर होने चाहिए, चाहे पुरुष है या स्त्री। एक को आप दबाते चले जा रहे हैं और दूसरा उसके ऊपर राजा बन के बैठ गया है। तो ये सारे दूषण सेवा सदन में उन्होंने बहुत ही विस्तृत रूप से दिए गए हैं। विवाह करने के पश्चात अगर ससुराल से यह कहा जाए कि कभी भी जीवन में मायके वालों से मिलना नहीं है, उनका चेहरा नहीं देखना है, तो वही चीज़ नारी को मजबूरन फॉलो करनी पड़ती थी। उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि वहां भी देखिए, अभी भी 21वीं सदी में भी आत्महत्या के जब कारण होते हैं स्त्री के, तो कई बार हम पेपर में, न्यूज़पेपर में देखते हैं, टीवी में देखते हैं कि ऐसा भी होता है कि चलो ससुराल में तो तकलीफ थी ही थी, समस्याएं थी, लेकिन जब उस समस्या से भाग के लड़की अपने घर, अपने माता पिता के पास जाती है, तब वहाँ उसे समझा कर भेज दिया जाता है कि अब तुम्हारा घर वही है, वही निपटो, जो भी है, जैसे भी है वही गुजारा करना है। अब काफ़ी दयनीय करुण हालत, ना यहाँ ये घर तुम्हारा है, ना वहाँ वो घर वाले कहते हैं कि तुम इस घर के हो, तो बीच में इंसान कहाँ जाए। और तब आत्महत्या और सुसाइड के केसेस हमें देखने को ज़्यादा मिलते हैं। अगर माता पिता साथ दे तो ये काफ़ी समस्या टल जाए। और अब के 21वीं सदी में तो माता पिता बहुत साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन जब प्रेमचंद जी ने सेवा सदन उपन्यास लिखा, उस समय के हालात काफ़ी गंभीर रहे हैं। अगर माता को साथ देना भी है तो वह भी एक स्त्री है और पुरुष प्रधान समाज उस पर भी हावी है, वो अपनी बेटी का साथ नहीं दे सकती, ये भी एक समस्या रही है। अगर भाई को अपनी बहन का साथ देना है, लेकिन समाज की रीतियाँ, समाज की रूढ़ियाँ से कट के वह अपनी बहन का साथ नहीं दे सकता है। तो ऐसा भी नहीं था कि किसी को साथ नहीं देना था। उस समय भी बहुत सारे ऐसे परिवार रहे हैं जो इसका विरोध भी किया और साथ देने के लिए ऊपर भी उठकर आए, लेकिन समाज की रूढ़ियों ने उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। बाल विवाह ये भी एक दूषण था और विवाह संस्था में ये सारे दूषणों को सेवा सदन में बखूबी रूप से प्रेमचंद जी ने उभारा है। स्त्री का बाल विवाह हो जाने के बाद बड़े होकर अगर उसे अपने पति न पसंद हो, अगर उसे अपना पति न अच्छा लगता हो या उसे कोई और अच्छा लगता हो, तो वहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि वह अपना स्वतंत्र रूप से निर्णय
ले सके। तो विवाह संस्था के अंतर्गत ये सारे दूषण चलते थे। वृद्ध विवाह भी था। समझिए ये विवाह कैसा, अगर वृद्ध किसी गरीब को पैसे दे दे, पैसे वाला है, तो वो अपनी लड़की उसे बेच देता था विवाह के नाम पर कि शादी करा दी है। लड़की की उम्र रहती थी 18-19 साल और वो बुजुर्ग होते थे 60 साल के ऊपर के, लेकिन उनके पास पैसे है, पैसे देके उनके माता पिता से वह उसे खरीद लेता था। तो ये भी एक विवाह संस्था का सबसे बड़ा दूषण रहा है। सेवा सदन में विवाह संस्था के बाद अगला टॉपिक है विधवा समस्या। विधवा समस्या की जब हम बात करें तो सिर्फ एक ही समस्या उभर कर ज्यादातर सामने आती है, सती प्रथा या पुनः विवाह न करने की समस्या। तो ये तो समस्या थी ही थी, और राजा राम मोहन राय ने काफी लड़के सती प्रथा के दूषण को तो रोक दिया था, लेकिन और भी अंदर बहुत सारी समस्याएं थी। इस तरह की समस्या कि पुनः विवाह तो हो ही नहीं सकता, चाहे लड़की अभी एक दफा भी अपने ससुराल ना गई हो विवाह के और वहाँ उनका पति चल बसा हो, फिर भी उसे पूरी जिंदगी सफेद साड़ी में ही बितानी थी। लेकिन वह भी कैसे, इसके भी नियम उस समय काफी सारे कठोर थे। सूर्य प्रकाश में नहीं निकलना है, विधवाओं को अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाना है, क्योंकि विधवा का चेहरा अपशुकन माना जाता था। विधवा को पुनर्विवाह तो करना ही करना नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन विधवाओं के लिए इतने सारे रिस्ट्रिक्शन और नियम थे जो शायद मनुष्य के लिए नहीं थे, लेकिन उनके लिए थे। तो क्या विधवा स्त्री मनुष्य नहीं थी? क्या उनका जीवन जीवन नहीं था? विधवा स्त्रियों को फर्जियात रूप से अपने बाल का मुंडन करवाना पड़ता था, साड़ी से पल्लू अपना चेहरा छुपाना पड़ता था, और जो मापदंड निश्चित किए थे कि इनको इतने बजे जगना है, नहाना है, सिर्फ पूजा भक्ति में लीन रहना है, ये सारी बातें विधवा समस्या में रही है। वह कोई भी और कलर नहीं पहन सकती, वह अपने मनोरंजन के लिए कुछ नहीं कर सकती। विधवा स्त्रियों को सिर्फ अनुशासन में रहना है, काम करना है और भगवान का नाम लेना है। इसके आगे उससे कोई भी छूट नहीं मिलती थी कभी भी। और विधवा समस्याओं में विधवा को अगर कोई और अच्छा लगता है और पुनः विवाह करना है, तो ये तो सबसे बड़ा अपराध था। स्त्री पुनः विवाह का नाम नहीं ले सकती थी, पुरुष ले सकता है। अगर पुरुष की पत्नी मर गई है, वह दूसरा विवाह करना चाहे, तो उसके लिए ये आसान है, सरल है। उसे कंवारी लड़की भी मिल जाएगी, छोटी उम्र वाली भी मिलेगी, और पैसे से वह खरीद भी सकता है। उसके पास ये सारे ऑप्शन हैं। लेकिन स्त्री के पास एक भी ऑप्शन नहीं है, वह कुछ भी नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि पुरुष प्रधान समस्या से दबी हुई स्त्री केवल समाज की रूढ़ी और रीतियों का पालन ही कर सकती है। उसके अलावा कोई भी हिम्मत करने की अगर उसने सोची तो उसको समाज से बाहर फेंक दिया जाता था। इसलिए सेवा सदन में विधवा समस्या भी काफी ऊपर उठकर सामने आई है। विधवा समस्या के बाद के टॉपिक की बात करें तो बाद का टॉपिक है वेश्या समस्या। वेश्या समस्या सेवा सदन उपन्यास की प्रमुख समस्या है। पूरा उपन्यास अन्य समस्याओं को संकलित करते हुए वेश्या समस्या पर ज्यादा निर्धारित करता है। वेश्या एक ऐसी स्त्रियों को माना जाता था
जिसको समाज से वंचित कर दिया गया हो। बराबर सुनिए, समाज से वंचित अवश्य किया था, लेकिन समाज में उनका चलन और दबदबा ज्यादा बनाया हुआ था। इन स्त्रियों को धार्मिक कार्यक्रमों में, धार्मिक त्योहारों में या किसी के घर के मांगलिक प्रसंगों में नाच गान और मनोरंजन हेतु बुलाया जाता था, उसका शोषण किया जाता था और ये रीत बहुचर्चित रीत के रूप में उस दफे पाई गई थी। सुमन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब आप पूरा उपन्यास डिटेल से पढ़ेंगे तब जानेंगे। जो स्त्रियां स्वतंत्र रूप से अपनी जिंदगी स्वतंत्रता के मापदंड पर जीना चाहे तो उसे वेश्या की कोटि में समझ लिया जाता था। जो स्त्रियां अपने पैरों पे खड़ी होकर आगे बढ़ना चाहे तो उससे भी वेश्या के रूप में समझ लिया जाता था। यानी कि इतनी निम्नहीन मानसिकता कि पुरुष प्रधान के साथ पैर भी मिला के चलना मना था। हालांकि पुरुष इनका शोषण बखूबी रूप से कर सकता था। सेवा सदन की तो मुख्य समस्या ही वेश्या समस्या रही है और प्रेमचंद जी ने इन सारी समाज से पिछड़ी हुई स्त्रियों की दयनीय हालत को उभारा है और प्रस्तुत करते हुए उनसे मुक्ति पाने की कामना भी की है। क्योंकि अगर स्त्री आवाज उठाए तो उनकी आवाज को रोक दिया जाता था और उनकी आवाज को साथ देने वाला कोई एक व्यक्ति मिलता नहीं था। तो ये तो सदी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन उस समय, उस सदी में जो स्त्रियों पर बीतती थी उसका आंखों देखा बखूबी चित्रण प्रेमचंद जी अपने अनेक उपन्यासों में करते आए हैं और उन्होंने सेवा सदन में भी किया है। आगे के टॉपिक में देखें, सेवा सदन में अभिव्यक्त अन्य समस्याएं। सेवा सदन उपन्यास में हमने काफी सारी समस्याओं की बात की। विधवा समस्या, विवाह संस्था की समस्याएं, वेश्या समस्याएं, नारी मुक्ति के संदर्भ की समस्याएं। इसी तरह मैंने अभी जो आपको बताया कि अन्य भी छोटी छोटी काफ़ी सारी समस्याएं सेवा सदन में पाई जाती हैं, जैसे कि किसान की समस्या, जमींदारी की समस्या, सामंतों की जो हुक्मी, दहेज की समस्या, स्त्री को साक्षरता प्रदान न करने की समस्याएं। अगर स्त्री ने पढ़ लिख लिया, अगर वो 4 चीज़ जान गई तो फिर वो पुरुष से नहीं दब कर रहेगी, इसीलिए ऐसा करो कि उसको कभी किताब या कलम हाथ में ही ना दो, उसे अनपढ़ बेवकूफ़ बना के रखो, उससे कुछ भी कागज़ में अंगूठा लगवा लो, उसे क्या पता क्या लिखा है, उसे पढ़ना नहीं आना चाहिए। इसलिए उससे जो हत्या ना हो पुरुष हत्या सकता था। तो ये प्रमुख समस्या रही है। दूसरी उसकी समस्या ये रही है, दहेज के नाम पर स्त्री का पूरा शोषण करना। अगर दहेज ना मिले तो जिंदा जलाना, या दहेज ना मिले तो दूसरी शादी करके सौतन ले आना। ये सारी चीज़ का भी अन्य समस्याओं में हम रख सकते हैं। जमींदारी प्रथा जो गोदान में बहुत अच्छे से उभर कर आपको मिलती हैं, लेकिन किसान प्रेमी प्रेमचंद जी अपने प्रत्येक उपन्यासों में थोड़ा बहुत तो किसान के ऊपर लिखे बिना नहीं रह गए हैं। जमींदारी प्रथा में सामंतों का किसानों का शोषण करना, ज़मीनें छीन लेना, ब्याज से पैसे देने के
बहाने करके इतना कर्जा बढ़ा देना कि किसानों को अपनी ज़मीन बेच देनी पड़े। किसान अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो उन्हें बेवकूफ़ बना के उनसे अंगूठा लगवा के ज़मीनों को जब्त कर देना, ये बहुत सारे दूषण सेवा सदन में अन्य समस्याओं में पाए गए हैं। सारांश की ओर आए तो सारांश तो मुख्य रूप से सेवा सदन का यही है कि स्त्री स्वाधीनता लक्ष्य में, क्योंकि सेवा सदन जब आप पढ़ना शुरू करेंगे और अंत होगा तब तक आप ये सारी समस्याएं देखते जाएंगे कि स्त्री को कहीं पे दहेज के रूप में प्रताड़ित किया गया है, तो कहीं एक बहू के रूप में उसका शोषण हो रहा है, कहीं वेश्या के रूप में उसकी स्थिति दयनीय हो रही है, तो कहीं विधवा के रूप में उस पर अत्याचार हो रहे हैं। विवाह संस्था के नाम पर स्त्रियों को बेचा जा रहा है, वृद्ध व्यक्ति के साथ शादी करा देते हैं, अनमेल विवाह करा देते हैं। तो ये छोटी छोटी सभी समस्याएं सेवा सदन में अभिव्यक्त अन्य समस्या के अंतर्गत हम देखेंगे और यही उसका सारांश है। लेकिन सेवा सदन की मुख्य समस्या पूछा जाए या सेवा सदन की प्रमुख समस्या को दृष्टिपात करते हुए प्रमुख रूप से उसका वर्णन कीजिए, तो वेश्या समस्या ही सेवा सदन की मुख्य समस्या रहेगी। मुख्य समस्या के अंतर्गत विधवा समस्या नहीं आती है, ध्यान दीजिएगा। अगर परीक्षा में पूछा गया है कि सेवा सदन की मुख्य समस्याओं को व्यक्त कीजिए, तो सेवा सदन के अंतर्गत मुख्य समस्या एक ही है और वह है वेश्या समस्या। अगर सेवा सदन में अभिव्यक्त अन्य समस्याओं का वर्णन कीजिए परीक्षा में पूछा जाता है, तब हमें लिखना है कि विधवा समस्या, विवाह संस्थाओं की समस्या, अनमेल विवाह, वृद्ध विवाह, सामंती वर्ग की समस्याएं, और उनकी तो वैसे कोई समस्या थी ही नहीं, सामंती वर्ग का तो दबदबा ही था, किसानों की समस्याएं। तो ये सारी छोटी छोटी अन्य समस्याएं सेवा सदन में मिलती हैं। सेवा सदन में जो आपने अलग अलग समस्याएं देखी, जैसे विधवा समस्या, अनमेल विवाह, तो इस तरह शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है कि सेवा सदन में विधवा समस्या, तब हमें वहाँ सिर्फ विधवा समस्या का ही उल्लेख करना है। और एक बात विद्यार्थी मित्रों, कि जब आपको परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाता है तब आप उद्देश्य, प्रस्तावना, सारांश लगाते हैं, वह तो लगाना ही चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। लेकिन शॉर्ट नोट्स में क्यों लगाते हैं? शॉर्ट नोट्स में कहीं उद्देश्य, प्रस्तावना, फिर शॉर्ट नोट्स और फिर सारांश नहीं होता, क्योंकि ये आपका 10 या 15 मार्क का क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ आपका 5 मार्क का क्वेश्चन है ना। तो वहाँ पे सिर्फ आप शॉर्ट नोट्स पूछा है, सेवा सदन में विधवा समस्या, सेवा सदन में वेश्या समस्या, तो बस वो टॉपिक लिखिए और जो समस्या है वह लिख दीजिए। शॉर्ट नोट्स में तो यही बात आती है। वहाँ उद्देश्य, प्रस्तावना, ये सारी चीज़ों को हमें आंकलन नहीं करना है। और सेवा सदन की अन्य समस्याएं पूछा गया है, तब आपको क्या करना है? लिखिए, पहले टॉपिक डालिए, सेवा सदन में अभिव्यक्त अन्य समस्या, और एक एक टॉपिक डालते जाइए। दहेज समस्या, फिर 3-4 लाइन लिखिए, अनमेल विवाह, फिर 3-4 लाइन लिखिए। लेकिन अगर ये शॉर्ट नोट्स के रूप में न पूछकर निबंधात्मक रूप में प्रश्न पूछा गया है कि सेवा सदन में अभिव्यक्त अन्य समस्याओं का चित्रण विस्तृत रूप से कीजिए, तब अवश्य ही उद्देश्य लिखना है, प्रस्तावना भी डालनी है, और फिर कंटेंट लिखिए, अभिव्यक्त अन्य समस्याएं, और उसके बाद सारांश। और जो
एक चीज़ आप ऐसी ठान के बैठे हैं कि प्रस्तावना है तो पूरे प्रश्न में कुछ भी पूछा गया, प्रस्तावना तो एक ही जो रटली है वही आएगी। ठीक है, लिख सकते हैं, पर आप प्रस्तावना अपनी ओर से भी 3-4 लाइन लगा के लिखिए। देखिए प्रश्न किस चीज़ पे पूछा गया है। अभिव्यक्त अन्य समस्याओं पे पूछा गया है तो अन्य समस्याओं के विषय में आप प्रस्तावना लगाइए कि सेवा सदन में अनमिल विवाह की बात भी उभर कर आती है। प्रेमचंद जी ने दहेज प्रथा के रूप में भी विस्तृत रूप से लिखा है। सेवा सदन में विवाह संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। सेवा सदन में वेश्या समस्या तो बहुत ही प्रमुख रूप से उभर कर सामने आई है। तो ये 4-5 लाइन कुछ प्रश्न को देखकर अपने हिसाब से भी बनाइए। यही विद्यार्थी जीवन की सफलता कही जा सकती है कि आपने अपना पेपर पूर्ण मौलिकता रूप से दिया है। जो भी लिखिए अपने विचारों से लिखिए। रट के लिखना सही नहीं है, समझ के लिखिए। रटा हुआ याद नहीं रहता, समझा हुआ बहुत सरलता से आप लिख सकते हैं। अभ्यास प्रश्न में निबंधात्मक शॉर्ट नोट्स भी सेवा सदन की पूछी जा सकती हैं। आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी सेवा सदन के पूछे जा सकते हैं और उसमें पात्रों को लेके ज़्यादा पूछा जा सकता है। सही गलत में पूछा जाएगा ऐसा मतलब कि उदाहरण रूप देती हूँ मैं आपको कि बताइए कि सुमन के पिता का नाम क्या था, दारोगा कृष्णचंद की बेटी का नाम क्या है। या फिर सही गलत में ये भी पूछा जाए कि सुमन के पिता का नाम नवनीत बाबू था। तो अगर सही है तो सही, गलत है तो गलत। एक एक वाक्य में पूछा जाए तो काफ़ी सारे पूछ सकते हैं प्रश्न। तो आप ध्यान दीजिए, पात्रों पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमने देखा कि सेवा सदन उपन्यास प्रेमचंद जी का एक नारी स्वाधीनता केंद्र को लक्ष्य में रखता हुआ, नारी समस्या को प्रकट करता हुआ एक अमूल्य उपन्यास रहा है। इसमें नारी की सारी समस्याएं उद्घाटित मिलती हैं। ऐसे ही जब हमें गबन भी पढ़ाई में आता है सिलेबस में, तो गबन पढ़ेंगे तो वहाँ देखिएगा नारी की एक अलग ही भूमिका, एक अलग ही समस्या पढ़ने को मिलती है और वह हम गबन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ विद्यार्थी मित्रों कि मैंने आज सेवा सदन के विषय में जो भी बातें आप लोगों को पढ़ाई है वह आप सरलता के साथ समझ पाए होंगे। धन्यवाद।